ब्लैक होल आखिर क्या है ये ब्लैक होल, कैसे बनता है ये और आपको कहाँ मिलेगा ये ब्लैक होल और क्या होगा अगर आप इस ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जब भी अपने दोस्तों के साथ चांद, सूरज और अंतरिक्ष की बातें करते हैं तो ब्लैक होल का जिक्र जरूर आता है। ब्लैक होल दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है। साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद भी ब्लैक होल की 100% इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली है। ब्लैक होल स्पेस की ऐसी जगह है जहाँ की डेंसिटी और ग्रेविटी इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है और ये इतनी ज्यादा है कि यहाँ से लाइट के फोटोन पार्टिकल भी क्रॉस नहीं कर सकते। कैसे बनता है ये ब्लैक होल, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टार्स एनर्जी और हीट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्स की एनर्जी एक प्रोसेस से बनती है जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। हर स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है और यही हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर हीलियम एटम बनाते हैं जिससे उस स्टार को एनर्जी मिलती है। ठीक ऐसे ही हीलियम एटम भी एक दूसरे के साथ मिलकर कार्बन एटम बनाते हैं और इनकी फ्यूजन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको रेडिएशन कहते हैं। हर किसी स्टार की अपनी दो अलग टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। दूसरी होती है रेडिएशन फोर्स जो ग्रेविटी के अपोजिट काम करती है और दोनों फोर्सेस में बैलेंस होने की वजह से वो स्टार स्पेस में स्टेबल रहता है। तो जब तक उस स्टार के अंदर एटम्स का फ्यूजन होता रहेगा तब तक इन दोनों फोर्सेस में भी बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि स्टार हमारे सूरज से काफी बड़े होते हैं तो इसी वजह से उनमें एक खासियत है कि वो अपने कोर में फ्यूजन के वक्त भारी एलिमेंट्स पैदा करते हैं और इस फ्यूजन प्रोसेस में जब आयरन प्रोड्यूस होता है तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आयरन एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होते। इसकी वजह से स्टार के कोर में आयरन का अमाउंट बढ़ जाता है और रेडिएशन एनर्जी बनने में प्रॉब्लम होती है। अब रेडिएशन एनर्जी ना होने की वजह से ग्रेविटी और रेडिएशन का बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और बचता है तो सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी, जिसकी वजह से स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और उस स्टार का पूरा मास स्टार के सेंटर में कंप्रेस होता चला जाता है और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि पता भी नहीं चलता। और ठीक इसके बाद होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। इसके बाद दो ही चीजें हो सकती है, या तो उससे एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर अगर स्टार बहुत बड़ा हुआ तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा जिसके अंदर उस स्टार का पूरा मास भरा हुआ होगा। तो ऐसे होता है स्पेस में तैयार ब्लैक होल। अब इससे पहले हम ब्लैक होल के अंदर जाएं, हम आपको ये बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। स्टार का वो छोटा पॉइंट जहाँ से वो स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक और चीज होती है ब्लैक होल में जिसे इवेंट होरिजन भी कहा जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर आउटर स्पेस खत्म होता है और ब्लैक होल की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि लाइट भी इवेंट होरिजन को क्रॉस नहीं कर सकती। अब आखिर क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हो, आइए बताते हैं। दरअसल इवेंट होरिजन को क्रॉस करने के बाद जब आप ब्लैक होल के अंदर आगे बढ़ते जाओगे तब आपकी पूरी बॉडी एक रबर की तरह काम करेगी। मान लीजिए कि गिरते समय आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है तो तब आपके शरीर के नीचे वाले एरिया में ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी शरीर के ऊपरी हिस्से की तुलना में। इतनी ज्यादा फोर्स होने की वजह से आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे क्योंकि आप जितनी सिंगुलैरिटी के पास जाते जाएंगे उतनी ही ब्लैक होल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब आपकी मौत कितनी जल्दी होगी वो डिपेंड करेगा ब्लैक होल के मास पे। अगर ब्लैक होल बहुत छोटा हुआ तो इवेंट होरिजन को छूते ही आपकी मौत हो जाएगी और वहीं अगर ब्लैक होल का साइज बहुत बड़ा हुआ तो आप देर तक ब्लैक होल के अंदर घूम पाओगे। मतलब कि जितनी दूर आप सिंगुलैरिटी से रहोगे उतनी ही देर तक आप सर्वाइव कर पाओगे। बड़े ब्लैक होल्स के अंदर इवेंट होरिजन से लेकर सिंगुलैरिटी तक का डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा होता है और छोटे ब्लैक होल में कम होता है। अब मरने के बाद बॉडी के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी को क्रॉस करते ही ब्लैक होल का मैकेनिज्म पूरी तरह उल्टा यानी अपोजिट हो जाएगा। अब तक ब्लैक होल की हर चीज आपको अपनी ओर खींच रही थी लेकिन सिंगुलैरिटी को क्रॉस करने के बाद वो बॉडी के मॉलिक्यूल्स को अपने से दूर फेंकना शुरू कर देगा और आखिरी में आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स व्हाइट होल से बाहर निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यूनिवर्स में ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होगा ही और यही व्हाइट होल आपको एक दूसरे के पैरेलल यूनिवर्स में भेज देगा। आपको बता दें कि व्हाइट होल भी ब्लैक होल की तरह सेम है लेकिन इसका मैकेनिज्म ब्लैक होल के अपोजिट है। ये चीजों को खींचता नहीं बल्कि चीजों को खुद से दूर फेंक देता है। ये मान लीजिए कि यह एक दरवाजा है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का। तो मतलब जो हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल दिखाई देता है वही सेम चीज दूसरे यूनिवर्स में व्हाइट होल की तरह दिखाई देगी। मतलब कि ये ब्लैक एंड व्हाइट होल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस पूरे सिस्टम को वर्म होल भी कहा जाता है लेकिन ये पूरा कंसेप्ट हाइपोथेसिस के लेवल पर है क्योंकि जरा सोचिए इसे प्रैक्टिकली कौन देखेगा या आजमाएगा और जो भी इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा वो तो बहुत पहले ही मर चुका होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल से जुड़ी जितनी भी हम फोटोज, वीडियोस यूट्यूब और गूगल पर देखते
देखते हैं वो सब एक इमेजिनेशन है। तो जरूरी नहीं कि जो भी इमेजेस फोटोज हमने देखी है वो रियल में हमने ब्लैक होल की ही देखी हो। ब्लैक होल की असली फोटो और वीडियो को देखने के लिए साइंटिस्ट को एक बहुत बड़े टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा जिसके लेंस की डायमीटर लगभग हमारी धरती जितना हो। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से साइंटिस्ट दूसरा मेथड निकाल रहे हैं ब्लैक होल की रियल फोटोज निकालने के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ब्लैक होल को जब साइंटिस्ट ने ही नहीं देखा तो वो कैसे कह सकते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में साइंटिस्ट को 50 ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो बिल्कुल ब्लैक होल की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ तक कि उनका कहना है कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सिग्नस X1 और इसका मास 4.3 मिलियन सोलर मास यानी कि सूरज के मास के 15 गुना ज्यादा होता है। अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल जो साइंटिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं वो है S5001+81। अब आखिरी में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है और वो ये है कि ब्लैक होल कैसे खत्म होगा। इसे जानने के लिए हमें स्टीफन हॉकिंग की हॉकिंग रेडिएशन को समझना पड़ेगा। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के आसपास का एरिया काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है जिसकी वजह से वहाँ अपोजिट वर्चुअल पार्टिकल बनते हैं। अब ये वर्चुअल पार्टिकल क्या है? जैसे +2 और -2 को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट 0 निकलता है। ठीक उसी तरह उस स्पेस में भी वर्चुअल पार्टिकल बनता है और आपस में मिलकर खत्म हो जाते हैं जिस वजह से स्पेस में बैलेंस बना रहता है और यही अपोजिट वर्चुअल पार्टिकल्स इवेंट हॉरिजॉन में बनते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण नेगेटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं और अपोजिट वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल के बाहर ही रह जाते हैं और यह दोनों वर्चुअल पार्टिकल्स एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स ब्लैक होल में होने की वजह से ब्लैक होल की एनर्जी धीरे धीरे कम होती रहती है। शुरुआत के समय में यह प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है लेकिन ब्लैक होल जितना छोटा होता है उसकी प्रोसेस उतनी ही फास्ट होती है। जब ब्लैक होल का मास एक बहुत बड़े एस्टेरॉइड के समान हो जाता है तब हमारे रूम टेम्परेचर जितनी हीट रिलीज करता है और जब इसका मास एक पहाड़ जितना होता है तब यह सूरज की जितना हीट रिलीज करता है और खत्म होने के आखिरी सेकंड में ब्लैक होल करोड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज करते हुए पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसकी प्रोसेस इतनी लंबी होती है कि जब तक ये खत्म होगा तब इसे देखने के लिए कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।